मैं 2014 तक एक साधारण सी गृहिणी थी। तो आपका शुरुआत का स्टार्टिंग का टर्नओवर कैसा था अभी कैसे आपका टर्नओवर है? शुरू में मेरा 15 लाख तक मैं जाती थी, लेकिन अभी मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है। अगले 10 साल में अचीव करने का है, 20 करोड़ तक जाऊंगी ऐसा लगता है। प्रोसेस में बहुत डिमांड है, बहुत सी छोटी छोटी कंपनी भी है, लेकिन फूड रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है अपने आजू बाजू में, अभी हर जगह पे हर चीज मिल रही है, तो डिहाइड्रेट में भी बहुत काम हो सकता है। तो फूड इंडस्ट्री को बहुत डिमांड है, वो इंडस्ट्री में काम करके अपने को बिजनेस मिल सकता है। बहुत सी ऐसे महिलाएं होती है जिनका एक ड्रीम होता है, बट मे बी शादी के बाद बच्चे होने के बाद वो ड्रीम आधा अधूरा रह जाता है। वो एक सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। आप उनको क्या बताओगे? को क्या करना है वो पहले सोचना चाहिए कि ये करके आपको क्या मिलने वाला है। तो आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, वो शेड्यूल आप फॉलो करते तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ दिक्कत आ सकती है। कुछ है लोगों को लगता है कि नहीं बाबा ये हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और आपको इंटरेस्ट है, उस पर प्यार करेंगे, आपके प्रोडक्ट से काम से प्यार करेंगे ना, तो ये सब हो सकता है। बहुत कम लोगों को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, तो पहले तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये थोड़ा सा गाइड कीजिए। बहुत से लोग हैं जो कि उनको दूसरे से माल बना के बेचने में इंटरेस्ट है, तो वो आप कर सकते हैं। एंड आपको बिजनेस कंसिस्टेंट मिलता है? बिजनेस बहुत है। आज के धंधे की बात के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं सुजाता शेळके मैडम, जिन्होंने एक गृहिणी से लेके आज एक उनका इंडस्ट्रियलिस्ट का सफ़र हमने जाना है। एक फूड प्रोसेसिंग में कैसे बिजनेस करें, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती है, कैसे रॉ मटेरियल होता है, एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करना है तो कैसे करें, कैसे टाइप करें, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे मेंटेन रखें, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में हमने जानी है, डिस्कस करी है। अगर आपको फूड इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू करना है, अगर आप महिला हो, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। धंधे की बात के इस एपिसोड में बेसिकली आज हम आपकी फूड इंडस्ट्री का जर्नी जानना चाहते हैं। एट द सेम टाइम फूड इंडस्ट्री में जो भी नए लोगों को बिजनेस करना है, कैसे करना चाहिए, वो भी हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, आपका थोड़ा पर्सनल जर्नी हम समझना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री कैसे सिलेक्ट किया, उसके पहले आपका क्या बैकग्राउंड था, थोड़ा सा हमें बताइए। नमस्ते सर, मैं सुजाता शेळके। मैं 2014 तक एक साधारण सी गृहिणी थी। उसके पहले उद्योगवर्धिनी को मैंने ज्वाइन किया था 2001 तक। तो उद्योगवर्धिनी से मैंने क्लासेस में आके ये सीखा कि अपने को कुछ करना है, लेकिन क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो करना है, वहाँ बहुत उन्होंने हमें जो सिखाया उस पर हमने बहुत से पे काम किया। जो अपना गोल है उस पे काम करो। सर ने हमको, सुनील चांडक सर है, उसने हमको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट है, अपना गोल है, उस पे काम करो, ये करो। फिर 2001 के बाद 2014 तक मैंने खाली मार्केटिंग का सर्वे किया। बहुत से इंडस्ट्री को हमने, मैं और मेरे पति, हम दोनों ने, बहुत से इंडस्ट्री है कि जहाँ नहीं जा सकते वहाँ भी कुछ जुगाड़ लगा के हमने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद बहुत कुछ ऐसे समझ में आया कि सब करना तो सीधा बहुत सिंपल है, कर सकते हम, लेकिन मार्केटिंग ये बहुत बड़ा इशू है। तो फिर हमने 2014 तक मार्केटिंग पे बहुत काम किया। कैसे कर सकते हैं मार्केटिंग में, क्या क्या इशू आ सकते हैं, उस पर क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये हम लोग बहुत से ऐसे उस पर काम कर रहे थे। फिर 2014 में हमने फूड इंडस्ट्री का प्लानिंग किया और फूड इंडस्ट्री का काम शुरू किया। 2014 में मेरा 1 जून 2014 में मेरा फूड इंडस्ट्री का पहला दिन है, चालू हो गए। अलग अलग इंडस्ट्री के ऑप्शन थे आपके पास। ऑप्शन मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते थे, सर्विस इंडस्ट्री में भी कर सकते थे, फूड के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का होता है। तो आपने फूड ही क्यों चूज़ किया? आपका गृहिणी आप इतने साल थे, तो उसका बैकग्राउंड भी आपको कहीं इसमें यूज़ हुआ क्या? हाँ सर, एक तो हम जिस एरिया में रहते हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा जो निफाड़ तालुका जो है, वो निफाड़ तालुका में ग्रेप्स, ओनियन और टमाटर, ये इतने जिस सीज़न में आते हैं, तो वो जो फार्मर्स है वो जो ऐसे फेंक देते हैं, कचरे में जाता है, इतना फेंक देते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ तो मेरे आजू बाजू में पूरे फार्मर्स से खेती है।
तो हमने देखा कि ये तो बहुत नुकसानदायक है, ये लोग कहीं बेच नहीं सकते तो वो फेंक देते, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि वो रख नहीं सकते थे, वो फेंक देते थे। फिर जब मैंने उद्योगवर्धिनी का क्लास किया तो ऐसा सोचा, मैंने क्लास में ही सोचा था कि मेरे को इंडस्ट्री में जाना है, फूड इंडस्ट्री में जाना है, कुछ तो करना है। तो फिर ये 3 चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान किया, उस पर काम किया कि हम इस पे क्या कर सकते। फिर ग्रेप्स पे मैंने नहीं ये चूज़ नहीं किया, फिर ओनियन भी मैं 2 नंबर पे रखा, फिर टमाटर पे मैंने काम किया। फिर घर पे ही मैं थोड़ा सा शुरू में काम करती थी कि ये कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। फिर ये सोच के हमने ये फूड इंडस्ट्री में आने का सोचा। अच्छा, ओके। एंड फूड में अभी बहुत सारे प्रोडक्ट है, अभी जैसे आपके आजू बाजू रॉ मटेरियल है, टोमेटो, ऑनियन, ग्रेप्स है, तो मे बी आपने उस हिसाब से सोचा होगा, या एक मार्केट का डिमांड है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसके हिसाब से सोचा होगा। तो आपने इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन ये कैसे किया आपने? प्रोडक्ट सिलेक्शन ये मैं और मेरे पति हम दोनों बैठते थे, तो फिर वही सोचा कि हमारे पास जगह है। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास जगह थी, इंडस्ट्री एरिया में जगह थी। अच्छा। मेरा सेटअप खड़ा करने के लिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो फिर इंडस्ट्री एरिया में जगह होने के कारण फिर हमने टमाटर पे बहुत काम किया कि ये चीज़ हमें इजीली अवेलेबल हो सकती है। जब मुझे काम करना है तो ये जो रॉ मटेरियल है वो अपने को जल्दी से मिलना चाहिए, ये हमने इस पे सोचा। फिर वो सोच के टमाटर पे काम, फिर टमाटर पे भी अच्छे अच्छे ब्रांड पे फोकस किया कि ये ब्रांड क्या बनाता है, कौन से ब्रांड में क्या बनाते हैं, टमाटर से क्या बनाते हैं वो लोग। फिर वो सर्चिंग करने के बाद टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, ये चीज़ें हम सोच के इस पे काम करने लगे। ओके। एंड आपको ये डिमांड कैसे लग रहा है? मतलब अभी फूड इंडस्ट्री में बहुत लोग आना चाहते हैं। पहले हमारा रॉ मटेरियल पे ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता था, हम एज इट इज़ कंज्यूम करते थे, बट अभी वो प्रोसेस हो रहा है, उसका डिहाइड्रेट हो रहा है, वो फ्रोज़न हो रहा है, प्यूरी, जैम, अलग अलग चीज़ें बन रही है, तो इस चीज़ों का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको एक कैसा डिमांड कैसे दिख रहा है? ये सब प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? आज भी रॉ प्रोड्यूस को ज़्यादा डिमांड है, क्या लगता है? नहीं, प्रोसेस में बहुत डिमांड है। फूड प्रोसेस में बहुत सी छोटी छोटी कंपनी भी है जो कि छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन फूड ये अपना रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है अपने आजू बाजू में अभी हर जगह पे हर चीज़ मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं कि यही अभी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। अपने भी इधर बहुत कुछ गार्लिक है, ये तो डिहाइड्रेट में भी बहुत काम हो सकता है, डिहाइड्रेशन में भी। और जो रॉ मटेरियल अपने पास अवेलेबल है उस पर भी बहुत से काम हो सकते हैं। तो फूड इंडस्ट्री को बहुत डिमांड है, उस पर काम करके, इंडस्ट्री में काम करके अपने को बिजनेस मिल सकता है। ओके। तो अभी थोड़ा जून से शुरुआत करते हैं, जून 2014, राइट? हाँ। तो अर्ली स्टेज कैसा था? आपने सेटअप कैसे किया? आपने मशीनरी बड़ा यूनिट सेटअप किया, या के शुरुआत कैसी होती है फूड इंडस्ट्री की, आपकी कैसी रही है? थोड़ा सा हमें जानना है। हमने 2014 के पहले कुछ ऐसी इंडस्ट्री को जहाँ विज़िट किया था, तो वहाँ से आके हम हमारा ड्राइंग, मेरे मिस्टर ऐसा सोचते थे कि अपने को ये चाहिए। फिर मेरा भी फाइनेंशियल जो ये था वो मैच करके हमें क्या चाहिए ये हमने बना के लिया। ओके। फिर हमारी कॉस्ट क्या है वो बहुत ज़रूरी थी उस पर, क्योंकि किसी का देख के करके तो कुछ फ़ायदा नहीं था। मेरा कॉस्टिंग का भी बहुत ये था कि कॉस्टिंग पे ध्यान दे के काम करने का। तो फिर उस पे हमने बहुत काम किया कि अपने बजट में और अच्छा काम कैसा कर सकते हैं। अपना मशीनरी है या कुछ है, तो फिर वो मशीनरी ये हम हमारे कॉस्टिंग में बिठा के हमने ड्राइंग देके हमारे हिसाब से बना के लिए। अच्छा, ओके। तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छा स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। मतलब आपको मार्केट स्टडी करना है। आप मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि अरे 2014 से आपका जर्नी है,
बट आपका एक्चुअल जर्नी 2001 से शुरू हुआ है, वहाँ से 12 साल पहले कि आपका इतने 10 साल आपने मार्केट सर्वे में बिताए, तब जाके आपका कुछ एक प्रोडक्ट डिसाइड हुआ और एंड फिर कैसे यूनिट सेटअप करना है, तो उसके लिए बाकी चीज़ें भी कि मतलब फाइनेंसेस खुद का चेक करना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है एंड देन क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। तो अभी 2014 से आपने इनिशियल लेवल पे क्या कौन से प्रोडक्ट में आपने काम शुरू किया? शुरू से ही मेरा मेन प्रोडक्ट टोमेटो केचप था। ओके। उस शुरू में तो वही चालू किया। टोमेटो प्यूरी था हमारा, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, ये प्रोडक्ट हम बनाते थे। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद हम नूडल्स बनाने लगे। मेरे नूडल्स में भी बहुत अच्छा काम था। मेरा खुद का ब्रांड है सुमी बोल के। मेरा नूडल्स इतना डिमांड था कि आज भी लोग हमको दे नहीं सकते, इतना मेरा नूडल्स में अच्छा काम है, क्वालिटी काम है। एक है कि क्वालिटी काम करो, लोग आपके पास आते हैं। ओके ओके। तो क्या कैसे होता है फूड इंडस्ट्री में, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक अच्छा इंडस्ट्री सेटअप कर आपने जैसे किया है, तो आपके सक्सेस के पीछे क्या क्या राज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्वालिटी जैसे बताए तो थोड़ा और इसमें आप डीप में थोड़ा सा गाइड कीजिए। एक तो पहले आपका फाइनेंशियल है, दूसरा क्वालिटी। इंडस्ट्री में गए तो आप क्वालिटी चाहिए आपको। क्वालिटी काम करो और टाइम टू टाइम डिलीवरी दो लोगों को। डिलीवरी देने से लोगों को दिक्कत नहीं आती। फिर आप जब उनको डिले करते हैं तो फिर लोग अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आप जब उनको डेट दिया है, मैं इस डेट को आपको माल दे रही हूँ, तो उसी डेट को आप एक दिन पहले दो, नहीं तो उसी डेट को भी दो। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे हमने बहुत काम किया। मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मेंटेनेंस है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे हमने बहुत से सीखा, काम किया। ये चीज़ों पे जो लेबर इशू आते थे शुरू में इंडस्ट्री में, जब हमने शुरू किया तो लेबर इशू एक मेन है। लेबर इशू भी आते हैं, लेबर इशू पे भी काम करना पड़ता है। अपने भी कॉस्टिंग में वो लेबर बैठना चाहिए, और अपने को कितना लेबर चाहिए वो भी ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा से लेबर लेके वो भी अपना लॉसेस है। जितना चाहिए उतना लेके उस पर काम करो, कम लेबर में ज़्यादा काम करो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है काम करते समय। एंड आप एक गृहिणी से अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, तो वो जर्नी कैसा था? अभी आपके साथ आपका बेटा भी है, वेदांत है, तो फैमिली मैनेज करना, इंडस्ट्री मैनेज करना, ये दोनों आपने कैसे किया आपने मैनेज? सर, शुरू से मेरे घर से बहुत सपोर्ट था। मैं कुछ करूँ इसके लिए शुरू में तो मेरे सास ससुर का सपोर्ट था, फिर उनके बाद मेरे पति का सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों का, तीनों बच्चों का। जब मैंने इंडस्ट्री शुरू की तो मेरे तीनों बच्चे साथ थे। तो जो कुछ चीज़ें मेरे को नहीं आती थी तो वो उन लोगों ने मेरे को सिखाया, मम्मी ये ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मेरा जो घर का बैकग्राउंड था, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ये चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट था। और दूसरी फिर घर और इंडस्ट्री तो फिर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, लेकिन अपने को कुछ करना है तो कुछ चीज़ों के लिए करना ही पड़ता है। तो वो तो किया है और करना पड़ता है, और जब जो करेगा वही आगे जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग आगे जा नहीं सकते। तो बहुत सी ऐसे महिलाएं होती है जिनका एक ड्रीम होता है, बट मे बी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद वो ड्रीम आधा अधूरा रह जाता है। एंड कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यार मे बी वो एक सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वो एक खुद में एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं होता है। तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे जो भी इतने सारे गृहिणी जो मैं ये देख रही है आज का वीडियो, आप उनको क्या बताओगे, कैसे ओवरकम करना चाहिए, कैसे अपने ड्रीम अचीव करना चाहिए? शुरू में तो आप पूरा अपना शेड्यूल फिक्स करना चाहिए कि आपको क्या करना है। वो पहले सोचना चाहिए कि ये करके आपको क्या मिलने वाला है। तो आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए।
दिन का सवेरे से उठते तो रात में 10-11 बरो कितना भी बजो, लेकिन आपका पूरा शेड्यूल, सबके लिए टाइम चाहिए। इंडस्ट्री के लिए टाइम दो, आप बच्चों के लिए दो, घर के लिए दो, खाना बनाने के लिए दो, सबके लिए दो, लेकिन एक शेड्यूल चाहिए। वो शेड्यूल आप फॉलो करते तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ दिक्कत आ सकती है। और जो कुछ है, लोगों को लगता है कि नहीं बाबा ये हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब जब हम करने को जाएंगे और आपको इंटरेस्ट है, उस पर प्यार करेंगे, आप अपने आपके प्रोडक्ट से, आपके काम से प्यार करेंगे ना, तो ये सब हो सकता है। अपने प्रोडक्ट से मुझे तो मेरे प्रोडक्ट पे इतना प्यार है कि मैं कभी थकती नहीं। आज भी 13-14 घंटे में पूरा काम करती हूँ, वो भी खड़े रह के, पूरे टाइम खड़े रह के हम लोग काम करते। 14 घंटे में हम 2 घंटे बैठते होंगे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, ऐसे कुछ मीटिंग्स है, कुछ है, लेकिन पूरा दिन 10-12 घंटे तो हम लोग इतना ये करते, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। वो चीज़ से प्यार करते हैं ना, तो एक उससे रिलेशन अलग हो जाता है कि नहीं अपने को करना है, इससे कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो आगे आगे जाते हैं हम लोग। राइट। तो मतलब आपका जो पैशन है वो फॉलो करो, एंड एक आपका जो भी नया रूटीन है तो उसको एडजस्ट करो, और फिर भी टाइम बन सकता है। मतलब वो आप पे है कि आपने कितनी आप में उत्सुकता है वो बिजनेस करने के लिए। ओके, सो अभी थोड़ा वापस हम इंडस्ट्री पे आते हैं। तो आपने इंडस्ट्री वेदांत एग्रो जो शुरू किया, तो शुरुआत में आपने एक कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो एक तो बिजनेस खड़ा करना, प्रोडक्ट बनाना, फिर और एक चैलेंज आता है कि वो प्रोडक्ट बेचना। तो वो आपने कैसे चैलेंज सॉल्व किया? मार्केटिंग कैसे किया आपने अर्ली स्टेज में? ब्रांड कैसे बनाया आप? मार्केटिंग कैसे किया? शुरू में ब्रांड बनाने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो खड़े हैं, तो हम तो वहाँ पे तो पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि लोग खड़े भी नहीं करते। मेरा खुद का अनुभव है इसमें। मेरे ही गांव में लोग मेरे लेते नहीं थे प्रोडक्ट, लेकिन क्या है कि हम उस पर जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना लोगों को आज उसने रिजेक्ट किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर भी मैंने वापस से फ़ोन करना है। दिन में 10 बार फ़ोन करो, एक बार तो उठाएगा। उसको लगेगा अरे ये 10 बार बोल रहे, तो एक बार तो कुछ लेके देखते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद ये किया है, रियलाइज़ किया है ये चीज़। लोगों को हम कितना क्वालिटी काम करें, लोगों को प्रूव करके देना पड़ता है हमको। जब लोगों को विश्वास आता है कि नहीं ये सही है, तो वो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं, और है क्वालिटी काम करेंगे तो वो आता ही आता है, उसमें दिक्कत आती नहीं। राइट। एंड फिर आपने पहले B2C किया, एंड फिर अभी आपने रिसेंटली B2B में स्विच किया है, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। तो अभी बहुत कम लोगों को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, या वो भी एक मतलब हर लोग B2C के बारे में सोचते हैं, खुद का ब्रांड के बारे में, बट एक B2B का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो पहले तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये थोड़ा सा गाइड कीजिए। बहुत से लोग हैं जो कि उनको खाली दूसरे से माल बना के बेचने में इंटरेस्ट है, ऐसे बहुत मार्केट में लोग हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और नहीं तो खुद का भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग हैं मार्केट में कि जिनको खाली बेचने का इंटरेस्ट है। राइट। तो आपको एज अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या फ़ायदा होता है? थर्ड पार्टी में फ़ायदा ये है कि हमारा भी उनके साथ पूरे लेबल बॉक्स पे हमारा खुद का नाम, वेदांत एग्रो का नाम जाता है मेरा, तो वो मेरा एक ऐड भी होता है, ऑटोमेटिक ऐड होता है, और फिर उससे मुझे फ़ायदा ही होता है। एंड आपको बिजनेस कंसिस्टेंट मिलता है थ्रू आउट द ईयर कैसे? नहीं, बिजनेस बहुत है। बिजनेस ये करने के लिए कोई ये नहीं है, बिजनेस बहुत है उसमें। अच्छा, ओके। तो एक शुरुआत कैसे की आपने थर्ड पार्टी, कैसे आपके पास अप्रोच कैसे हुए? मतलब वैसे ब्रांड्स खुद होके आते हैं या आप उनके पास गए? नहीं सर, इसमें आप देखो, मैं खुद का जब काम करती हूँ, मेरा सुमी जो ब्रांड है,
तो वो ब्रांड के हिसाब से मार्केट में लोग देखते कि अरे ये ब्रांड तो है, चल रहा, बहुत दिनों से चल रहा, कोई ना कोई देखता है। तो क्वालिटी काम है, तो क्वालिटी जो है वो बहुत मेजर है इसमें, इंडस्ट्री में। तो क्वालिटी जब क्वालिटी काम करते हैं तो कोई ना कोई इस पे सोचता है कि ये क्वालिटी काम कर रहे, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आता है, आपसे अप्रोच होते हैं। वही मुझे क्वालिटी काम करने से ही मुझे लोग अप्रोच होते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक ही है, काम करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। ओके। एंड फूड में तो मतलब आप देना ही, क्वालिटी देना है, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हो आप। लोग हमारा वो प्रोडक्ट खा रहे, राइट। तो उसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो लोग हमारा प्रोडक्ट खा रहे, तो हम ये सोचते कि हम खा रहे फिर लोग खाएंगे, तो हम ये कैसा खाएंगे तो फिर हम अच्छा काम करेंगे, ये सोच बहुत ज़रूरी है। हम खाएंगे तो आराम से लोग खाएंगे, फिर हम खाएंगे तो हम क्वालिटी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ऐसा कोई ऐसा सिनेरियो कि जिसमें आपको बहुत चैलेंजिंग वो टाइम गया, वो फेज गया, आप वहाँ से बाहर निकले, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं। ऐसा चैलेंजिंग टाइम नहीं है? नहीं, इतना? ओके कुछ नहीं। ओके। एंड ऐसा कौन सा टाइम है कि जो मतलब बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला, मतलब आपको ऐसा लगा कि सही में बहुत ये एक चेंजिंग फेज है अपना? हाँ, मेरा खुद का तो काम करती हूँ, लेकिन जब मुझे थर्ड पार्टी अप्रोच होती है, मैं एक एक्सपोर्ट का काम करती हूँ उनके लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा एक टर्न हो गया वो मेरी इंडस्ट्री का। तो उस पर मुझे लगता है कि वो अच्छा काम हुआ है। अच्छा अच्छा। अभी आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सब लोग क्या क्या रोल करते हैं, एंड फिर हम वेदांत के पास भी आएंगे, वो क्या करते हैं। तो अभी कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या लोग, कैसे आप फैमिली में रोल कैसे डिवाइड किया आपने? मेरे मिस्टर है प्रशांत, वो तो पूरा फाइनेंस है, वो पूरा देखते हैं। मैनेजमेंट वेदांत देखता है, और थर्ड जो आता है लेबर हैंडलिंग, लेबर इशू, लेबर का है। और दूसरा मैं पूरा ऑल ओवर इसमें इन दोनों के साथ काम करती हूँ। अच्छा। वेदांत और मैं तो ज़्यादा, तो वेदांत और मेरे साथ ही काम करता है, हम दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन सर फाइनेंस का पूरा देखते हैं। हाँ, तो वेदांत आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपने भी फूड टेक्नोलॉजी में एजुकेशन लिया? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की थी मैंने। ओके। एंड फिर उसके बाद आपने अब्रॉड में भी एजुकेशन किया, तो ये सब एजुकेशन का आपको करंट इसमें कैसे फ़ायदा होता है? बेसिकली जब मैंने फूड टेक्नोलॉजी की तो मुझे बहुत से चीज़ें समझने में मिली। फूड केमिस्ट्री है, फूड के अंदर क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, कितने परसेंटेज में अपन यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं, नया R&D में क्या अपन नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद जब मैंने MBA किया तो मुझे बड़े बड़े ब्रांड के साथ डील कैसे करना है, उनसे कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसमें मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ओके। तो अभी आप R&D ये सारा डिपार्टमेंट, क्वालिटी, ये सब आप देखते हो कैसे? क्वालिटी R&D मींस ऑल ओवर मैनेजमेंट मेरे पास ही होता है। अच्छा, तो क्या होता है, मतलब एक फूड प्रोडक्ट बनाना है तो क्या क्या प्रोसेस होती है शुरुआत से लेके? आप थोड़ा गाइड कर सकते हो क्या, रॉ मटेरियल से लेके पैकेजिंग तक, एक ओवरऑल क्या जर्नी होता है, थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मींस हम जो एग्रो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो पेरिशेबल रॉ मटेरियल रहता है, उसकी एक शेल्फ लाइफ रहती है। मींस विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम अपने को मटेरियल यूज़ करना है और अच्छा काम करना है। तो रॉ मटेरियल का यूज़ करके उससे क्या क्या अपन नए बना सकते हैं, उसमें कितने अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं एक ही रॉ मटेरियल के अंडर,
और उसके बाद उसमें प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको पैकेजिंग कितना अच्छा अपन पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करके कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। एंड अभी क्या नई टेक्नोलॉजीज आई है फूड इंडस्ट्री में? जैसे कि एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें हमने भी हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि हमने एआई डिटेक्टेड सॉर्टिंग मशीन यूज़ करते हैं हम, जिसमें हम जो रेड चिली है जो हम शेजवान चटनी में यूज़ करते हैं, उसके सॉर्टिंग के लिए हम एआई डिटेक्टेड सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें आउटपुट भी अच्छा मिलता है और हमारे बहुत से लेबर्स भी बच जाते हैं हमारे उसमें। कितना मतलब कितने एक मशीन से कितने लेबर्स, आपका ऑपरेशन कॉस्ट कितना कम होता है? ऑपरेशनल कॉस्ट अगर अपन करेंगे तो डेली 5000 तक आप बचा सकते हैं उसमें। अच्छा, मतलब उतने 8-10 लेबर आपके कम यूज़ हो जाते हैं एक ऑटोमेटेड मशीन की वजह से। ओके। एंड थोड़ा मतलब बेसिकली मुझे ये जानना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है क्या? क्वालिटी और इम्प्रूव होती है क्या? क्या लगता कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता है, बट इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से तो बहुत होती है। मीन्स क्वालिटी हो या प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन में तो बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्वालिटी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट में। है? एक कभी फूड इंडस्ट्री में थोड़े से परसेंट डायनेमिक समझने हैं। लेट्स से एक सपोज 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, तो उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी होती है, आपके ओवरहेड्स कितने होते हैं, मतलब क्या क्या कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है इस सब में? वैसे देखा जाए तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है। मीन्स आप शेजवान चटनी और टमाटो केचप भी बोलेंगे तो उसमें भी बहुत से वेरिएशंस है, एज़ पर रॉ मटेरियल हो, पैकेजिंग मटेरियल हो, या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो या मार्केटिंग भी हो। हर प्रोडक्ट का परसेंटेज अलग अलग रहता है। बट बहुत से मेन चीज़ें हैं, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपन कितना अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत डिपेंडेंसी रहती है। उसमें भी प्रोडक्ट क्वालिटी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि जितना अच्छा अपन यूज़ करेंगे उतना प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट्स ग्लास जार में रहते हैं, कुछ पाउचेस में रहते हैं, स्टैंडिंग पाउचेस है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत डिफ़र करता है। ओके, तो सिर्फ फिर भी अगर परसेंटेज रेंज में बताए, सपोज रॉ मटेरियल 10 to 15% या ट्रांसपोर्टेशन इतना, ऐसा अगर परसेंटेज रेंज क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्टेशन मेरे हिसाब से 2 to 3% ही है, और रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल देखा जाए तो 10-15% के हिसाब से आ जाता है। और प्रोसेसिंग जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रहता है वो 30-40% के आसपास उसका परसेंटेज रहता है। अच्छा, ओके, ग्रेट। सो सुजाता मैम, आपसे अभी जानना है आपको वापस आपका शुरुआत से लेके अभी तक का जर्नी। तो अभी करंटली आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या आपका फैक्ट्री का आउटपुट है करंटली? मेरे पास अभी 90 लेबर्स हैं, 80 तो 90 लेबर्स है, और मेरा 4% ज़्यादा आउटपुट हो रहा है अभी, जो पहले मैं करती थी। तो मेरा आउटपुट भी बहुत बड़ा है। कितने टन्स में, मतलब ऐसा आउटपुट कितना टन में आपका होता है? मेरा प्रोडक्शन, मेरा मंथली 400 टन रहता है। 400 टन मेरा प्रोडक्शन प्लान रहता है मेरा, कम से कम 400। आप उसमें से 450 बना दो या 500 बना दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टारगेट तो 400 का है ही मिनिमम। वाह, तो मतलब 400 टन, मतलब दिन का कितना ट्रक माल निकलता है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से कभी 10 ट्रक भी जाता है, कभी 6 जाता है, लेकिन 6-7 के आगे ही जाता है। अच्छा, 6 या 7 प्रोडक्शन करके, लेबलिंग करके, डिस्पैच करके 6 या 7 ट्रक मेरे को देना ही देना है। आपका शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज़ थे या कितना प्रोडक्शन होता था? शुरू में मेरा छोटा था, बहुत छोटा था। मेरा 10 या 12 एम्प्लॉयज़ थे मेरे पास। मैं खुद भी काम करती थी उनके साथ। 12 से फिर 20 बढ़े, फिर 35 हो गए, फिर बहुत दिनों तक 35 ही थे। फिर कोरोना का पीरियड आया बीच में, फिर थोड़ा सा कम हो गए थे। कोरोना के बाद वापस से हमने स्टार्टअप किया,
कोरोना में काम था मेरे पास, डे नाइट फैक्ट्री चला मेरा। हमारे पास करेला पाउडर का काम था, वो एक्सपोर्ट का काम था। एक थर्ड पार्टी थी वो, लेकिन मेरे पास उन्होंने देखा था, मैं पहचानते थे, तो हमको करके दो आप। तो फिर हमने उनके साथ वो काम किया था। 2 या 3 साल ही किया हमने उनका काम कोरोना के टाइम में। लेकिन डे नाइट काम किया। जो लेबर थे मेरे, जो घर जाने वाले थे कोरोना पीरियड में, उनको हमने रुकवा दिया। उनको बोला कि हम आपको काम दे रहे। वो इतना खुश हो गए। लोग पैदल गए, लेकिन वो यहाँ रुक के डे नाइट काम किया उन लोगों ने। बहुत काम किया उन लोगों ने, डे नाइट काम किया। कोरोना का पीरियड मेरा बहुत अच्छा गया, ऐसा ये नहीं गया। बहुत से इंडस्ट्रीज कोरोना के टाइम पे नीचे गई, बट फूड एक ऐसा इंडस्ट्री की जिसका महत्व बढ़ते गया, क्योंकि अभी लोग हाइजीन, पैकेज फूड, इस पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू हो गया। एंड थोड़ा अगर आप फाइनेंशियल्स के बारे में बात करो, तो आपका शुरुआत का स्टार्टिंग का टर्नओवर कैसा था, अभी कैसे आपका टर्नओवर है, एंड आगे क्या प्लान है आपका? शुरू में मेरा 10 लाख 15 लाख तक थे, मैं जाती थी। लेकिन अभी मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है। और अगले 10 साल में मेरा अचीव करने का है 20 करोड़ तक, तो मैं जाना चाहती हूँ और जाऊंगी, ऐसा लगता है गोल तो है। एंड वो कैसे अचीव करोगे आप? और पार्टनरशिप्स करोगे, थर्ड पार्टी के खुद का ब्रांड करोगे? खुद के ब्रांड पे फोकस करना है। जो काम है उस पर अच्छे से फोकस करके काम बढ़ाना है। बाकी कुछ नहीं। अपने भी ब्रांड पे काम करो, अच्छा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों तक पहुँचो और काम बढ़ाओ। इसमें आपको ऐसा कोई नया कंपटीशन लग रहा है कि, या इसमें, या ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि लोग और भी आए तो भी स्कोप है काम करने का? स्कोप है सर, कोई कितना भी इंडस्ट्रियल, लेकिन क्वालिटी काम जो है ना, उस पर उसको कोई दिक्कत नहीं आती। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप मतलब फैक्ट्री में हाइजीन, क्वालिटी, वो सब कंसिस्टेंट रखो। ओके ओके। तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते हम लोग। मतलब कोई भी कंज्यूमर हो या B2B हो, सब लोगों का प्रेफरेंस प्राइसिंग से ज़्यादा अभी क्वालिटी पे है। आप कितना अच्छा क्वालिटी देते हो, उस पर आपका ये होता है। क्योंकि क्या है कि इंडिया में कंज्यूमर का यही सोचते हैं, कोई भी इंडस्ट्री भी डाल रहा है तो मैं कितना सस्ते में दूँ, वो सोचता है आदमी पहले। बट आई थिंक अभी चेंज हो रहा है, अभी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। वो लॉन्ग टर्म जो सोच पाता है वो ज़्यादा उसमें करे। जो सोचते हैं कि आज मैं 2 रुपए में दे रही हूँ, दूसरा कोई 1 रुपए में दे रहा है, फिर मैं 50 पैसे और कम करूँ तो मैं 75 पैसे में दे दूँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं मार्केट में। वो तुरंत पीछे आता है। लेकिन आपके इस पे अड़े रहो कि नहीं, मेरे को क्वालिटी काम करना है, 2 रुपए तो 2 ही रखना है, मैं नहीं दूंगी इसके ऊपर, मेरे को नहीं परवड़ता, मैं नहीं काम करूँगी। क्योंकि काम खराब करके नाम कमाना तो नहीं करना। क्वालिटी काम करो, नाम अच्छा आपसे आप बढ़ जाता है ना। नया क्या संदेश दो, आप क्या संदेश दोगे? मतलब जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, किन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करके इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? आप कौन से भी इंडस्ट्री में काम करो, कोई भी इसमें जाओ, लेकिन उसका पहले आप बहुत से अभ्यास करो। उसके छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो सीखो, क्योंकि मार्केट में इतने कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अपने को एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी रखना है, बात करना है, पूछना है। कभी ये नहीं समझना कि मेरे को ये आता नहीं तो मैं कैसे पूछूं। आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़। लोगों से बात करो, जो चीज़ मालूम नहीं उससे वो मालूमात करो, और उस पर फोकस करो कि ये कैसा हो सकता है, अच्छा काम कैसा हो सकता है। उस पर आपका खुद का भी कुछ स्किल डालो, उसमें अच्छा काम करो, क्वालिटी काम करो, ऑटोमेटिक ऊपर जाते हैं। थैंक यू सुजाता मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेदांत फॉर गाइडिंग अस। ये पॉडकास्ट से बहुत लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। आपका एक गृहिणी से लेके आपका एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सफ़र, एंड स्पेसिफिकली जिनको फूड में आना है तो बहुत टेक्निकल नॉलेज भी उनको काफ़ी हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।